नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कृष्णा मैथ पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। दिल की अनंत गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन है। चलें विद्यार्थी, आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में विद्यार्थी हमने प्रमेय के बारे में पढ़ा, अप्रमेयों के बारे में पढ़ा और प्रमेय से रिलेटेड कितने क्वेश्चन एग्जाम पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हमने एक स्तर पे, एक लेवल पे हमने चर्चाएं करी हैं। बच्चों चले आज की क्लास शुरू करेंगे। विद्यार्थी, आज की क्लास की हेडिंग है मेरे बच्चों, हेडिंग लगा लीजिएगा अभाज्य संख्या। हेडिंग लगाइएगा विद्यार्थी, अभाज्य संख्या। क्लियर है बेटा? अभाज्य संख्या से अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। बच्चों नंबर सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो अभाज्य संख्या का अपना एक निजी तौर पर बड़ा एक काम है। बच्चों अभाज्य संख्या हम विद्यार्थियों को कई बार अड़ती भी है। जो बच्चे बारीकी से मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और उन्होंने पाया होगा कि अभाज्य संख्या का जो सवाल आता है वो एक बेहतरीन लेवल का सवाल आता है। मेंस लेवल तक में बच्चों अभाज्य संख्या पर आधारित जाते हैं। तो चलें विद्यार्थी देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? तो विद्यार्थी मैंने पिछली क्लास में भी चर्चा करी थी फैक्टर पे। आपने सुना ही होगा फैक्टर का मतलब होता है, बोलिएगा, गुणनखंड। और गुणनखंड से अगर हम बच्चे कहें तो ठीक रहेगा? ठीक है बेटा, मैंने पिछली क्लास में इस पर चर्चा भी करी और मैं आगे भी बात करूंगा। तो बच्चों अभाज्य संख्या की परिभाषा को देने से पहले तो ये निष्कर्ष निकालना होगा बच्चों कि अभाज्य संख्याओं की छटनी, उनका सिलेक्शन कहां से करना है। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, आपको अभाज्य संख्याएं बताने से पहले यह विचार अवश्य करना होगा कि हम छटनी कर रहे हैं, क्या वो एक सही स्टॉक है। तो विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्याएं या भाज्य संख्याओं को बताने से पहले दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि वो नेगेटिव ना हो, या फिर मैं इस वाली बात पर यह कहना चाहूं बच्चों कि पॉजिटिव संख्याओं में ही, सिर्फ कौन सी संख्याओं में ही? सिर्फ पॉजिटिव में ही हम काम करेंगे। पहली कंडीशन कि पॉजिटिव होंगे तो ही मैं काम करूंगा। दूसरी कंडीशन कि उनका क्या होना आवश्यक है बच्चे? पूर्णांक होना आवश्यक है। जब ये दोनों कंडीशनें फुलफिल होंगी तो ही मैं भाज्य और अभाज्य के बारे में बात कर पाऊंगा। समझ आ रही है? अरे ना समझ आई? समझ आ गई? क्या होना जरूरी है? और धनात्मक होना जरूरी है। और क्या होना जरूरी है? पूर्णांक। जैसे मैं आपसे पूछूं -5 भाज्य या अभाज्य, तो आप कहेंगे सर नहीं पता। फिर भी कई लोग होते हैं, बैचों में पढ़ते हैं हमारे में, मैं ऑफलाइन पढ़ाई रहा हूं डेली, तो कई लड़के ये कहते हैं नहीं सर बतानी पड़ेगी, फीस भरी है। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई बहुत ज्यादा ही जबरदस्ती करेगा कि -5 कैसी है, तो आप बताइए क्या -5 एक वास्तविक संख्या है? क्या -5 एक पूर्णांक है? क्या -5 एक नेगेटिव पूर्णांक है? क्या -5 सम्मिश्र संख्या है? लेकिन वो कितनी भी जबरदस्ती कर ले, मैं -5 को ना तो भाज्य बताऊंगा और नहीं। क्या ये ठीक है बेटा? अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं जीरो के बारे में क्या कहेगा, तो जीरो के बारे में आपकी क्या राय है? जीरो भाज्य होगी या अभाज्य? डिसाइड नहीं कर सकते। कैन नॉट। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चे? CND। क्यों? क्योंकि ये कैसी नहीं है। और हम चुनाव करेंगे सिर्फ कौन लोगों में से? पॉजिटिव लोगों में से चुनाव करेंगे। क्या बच्चों ये पॉजिटिव है? नहीं है। तो क्या मेरे ये चुनाव में खड़ी होगी? नहीं होगी। अच्छा, फिर भी बहुत जबरदस्ती, अरे मास्टर बतानी पड़ेगी, तो बताइए क्या जीरो सम है? क्या जीरो एक पूर्णांक है? क्या जीरो एक उदासीन पूर्णांक है? उदासीन इन द सेंस नेदर ए पॉजिटिव नॉर ए नेगेटिव इंटीजर। क्या ये ठीक है? क्या जीरो वास्तविक है? क्या जीरो सम्मिश्र है? लेकिन आप मुझे कितनी भी जबरदस्ती करिए, क्या मैं जीरो को भाज्य और अभाज्य बोल पाऊंगा? मैं कह दूंगा भैया नहीं पता, CND कैन नॉट डिटरमाइन। क्या ये ठीक है? चलें यहां तक। अच्छा, आप मुझे बताइए, कोई कहेगा 1.2 के बारे में बताइए भाज्य और अभाज्य, तो क्या 1.2 में से छटनी करोगे तुम? क्यों बेटी? क्योंकि ये दशमलव संख्या है। क्या मैं समझा पाया? चले, अगर हमने स्टॉक अच्छे से कर भी लिया, अगर हमने अच्छे लोग चुन भी लिए, तो अब बात आती है कि आप डिसाइड कैसे करोगे कि ये संख्या भाज्य है या ये संख्या अभाज्य है। आपकी हेडिंग डली हुई है अभाज्य संख्या बच्चों, हाँ या ना? तो विद्यार्थी ध्यान दें, अभाज्य संख्या वही संख्याएं होंगी बच्चों जिनके पास सिर्फ दो ही बच्चे हों। आई मीन हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। क्या ये ठीक है? और बच्चों दो फैक्टरों में एक तो 1, एक ही क्या आई जो एक कहते हो 1, और दूसरी होगी स्वयं निजी तौर पर अपनी संख्या। ठीक है, जैसे मैं पूछूं बच्चों 5, क्या राय है? इसके बच्चे बोलिए, क्या सिर्फ दो ही बच्चे हैं क्या?
तो फिर ये कैसी हो गई? ये ठीक है? ठीक है। आप मुझे खुद बताइए बच्चों, अगर किसी के दो ही बच्चे होंगे तो फिर वो अभाज्य होगी बेटा। जैसे मैं पूछूं 70, क्या राय है? दो ही बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम, दूसरे का नाम, ठीक है। 9 अभाज्य नहीं है तो फिर ये कैसी है? अच्छा बच्चों, अच्छा अब मैं आपसे पूछूं 7 अभाज्य? अच्छा 0 के बारे में क्या ख्याल है? अरे नहीं भैया, 0 को ना भाज्य ना भाज्य नहीं बोल सकते आप। 0 के बारे में बोलेंगे CND, कैन नॉट। 0 के बारे में ना भाज्य ना भाज्य कोई नहीं बोलेगा। 0 के बारे में बोलेंगे पता। क्लियर है? चले अच्छा 2 के बारे में बताइए। 2 कैसी है बेटी? अभाज्य, क्योंकि इसके कितने बच्चे हैं? पहले बच्चे का नाम, छोटे बच्चे का नाम, एक का नाम एक और दूसरे का नाम, ये ठीक है। अच्छा एक बार प्रश्न आया था बच्चों, मुझे एग्जाम का नाम ध्यान नहीं है लेकिन पेपर में आया है, और जब मैं कह रहा हूं पेपर में आया है तो आप मेरा यकीन मानिए पेपर में आया है। या फिर मैं यही लिखूं कि SSC 2007 में पूछा तो ही आप मुझे टीचर मानोगे? बोलो, ऐसे ही मान लीजिए मैं कह रहा हूं एग्जाम में आया तो इसका मतलब वो एग्जाम में आया है। ठीक है। अगर मैं तुमसे एक छोटी सी गणित पूछूं मेरे बच्चों, एक सवाल पूछा था विद्यार्थी, एक बच्चे ने मुझसे क्लास में पूछा था कि अभाज्य संख्याओं को लिखने का पैटर्न क्या है। तो मैंने पहली क्लास में भी डिस्कस किया है। अभाज्य संख्याओं को लिखने का पैटर्न है 6n+1 और या फिर 6n-1। क्लियर है बेटा? अभाज्य संख्याओं को इस पैटर्न में लिखा जाता है। तो पता है कई कार्टून पूछते हैं कि सर आप मुझे बताइए अगर यही पैटर्न अभाज्य संख्याओं का है तो अभाज्य संख्याओं का ये पैटर्न 3 पे तो अप्लाई नहीं हो रहा, अभाज्य संख्याओं का ये पैटर्न 2 पे तो अप्लाई नहीं हो रहा। तो बच्चे अगर तुझे इतनी गणित आती है और तू बहुत वर्षों से गणित पढ़ रहा है तो तू खुद बता, जब 6 के गुणा पे ही कोई संख्या बैठी है तो 6 से छोटी होने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। 6 से ज्यादा 6 से 1 छोटी हो सकती है, बाकी की या तो 6। बच्चों आप मुझे बताइए ये 2 पे काम क्यों करेगा जब गुणा पे 6 के पे बैठा है? समझ नहीं आई? तो यहां पर अपने निर्धारण करेंगे सिर्फ या तो 5 या 5 से बड़ा। नहीं समझ पाए? क्या ये 3 पे काम करेगा? 2 पे काम करेगा? क्यों? क्योंकि जब गुणा पे ही 6 के पे बैठा है भैया, जब स्टार्टिंग ही तू 6 से ले रहा है तो कहां से तू 2 पे काम करेगा? बात समझ आई? कंडीशन विल बी अप्लाई कि ये जो सिस्टम है वो काम करेगा बच्चों, वो 5 या 5 से ज्यादा पे काम करेगा। मैं समझा पाया? अच्छा अब पता है कई लड़के ये कहते हैं कि अगर सर ये इसका यही फॉर्मेट है तो इसमें n बराबर 4 डालिएगा। जब मैं n, बच्चा कहता है मुझसे क्लास में कि जब इसमें सर n बराबर 4 डालते हैं तो 6 चौक 24 और 1 25, तो सर यहां तो नियम फेल हो जाता है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं बच्चों जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, मैंने ये कहा है कि अभाज्य संख्याएं लिखी होती हैं इस पैटर्न में। मैंने ये नहीं कहा कि अभाज्य संख्याओं को इसी पैटर्न के हिसाब से लिखा जाएगा। फिर से सुनिएगा मेरे शब्दों में, अभाज्य संख्या जो भी कोई होगी वो इस पैटर्न को फॉलो कर रही होगी। इस पैटर्न के आधार पर अभाज्य संख्या नहीं बनी जाती। नहीं समझ आई? जैसे आप दुनिया की कोई संख्या बोलिए अभाज्य, मैं गारंटी लेता हूं कि वो इसी पैटर्न पर आधारित है। लेकिन आप ये n बराबर 4 रखोगे और फिर संख्या निकालोगे तो नहीं। संख्या लाइए और फिर मैं सर्च करके बताऊंगा कि वो इसी पैटर्न को फॉलो कर रही होगी। बात समझ आई? संख्या इस पैटर्न को फॉलो करती है, इस पैटर्न से अभाज्य संख्याएं फॉलो नहीं होती। बात समझ आई? जैसे आप मुझे बताइए विद्यार्थी, आप कोई संख्या बोलिए, आप जानते हैं कि 7 एक अभाज्य संख्या है? ठीक है, 7 एक अभाज्य संख्या है। मैं चेकअप भी कर लेता हूं, हाँ है ना? अब आप देखेंगे खुद बच्चों, 6 एकम 6 और 1 7 बैठ रही है, n=1 पे बैठ रही है। बोलो यार, ठीक है। अब मुझे बताइए 11 एक अभाज्य संख्या है, तो आप देखेंगे 6 दूनी 12 -1 पैटर्न फॉलो कर रही है। तो इस पैटर्न को फॉलो करेगी, लेकिन इस पैटर्न के आधार पर संख्याओं का चुनाव। क्या मैं समझा पाया? एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाए कि 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्याओं को लिखने का पैटर्न है तो आपका आंसर होगा 6n+1 या फिर। बच्चों यहां तक बताइए, क्या ये ठीक बात है बेटा? समझ आई? चले अब एक प्रश्न आता है विद्यार्थी, एक प्रश्न आता है, छोटा प्रश्न है, आपको अध्यापक लेवल पे ये पूछा जा सकता है किसी भी वनडे एग्जाम में। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो आंसर बोलिएगा 15। आपको पता होगा किताबों में लिखा हुआ है 50 से 100 तक में बेटी 10। अच्छा 1 से 100 तक में कितनी हो गई? फिर 1 से 100 तक में बेटा 25। अच्छा 1 से 200 तक में बेटी, बहुत शानदार, 46, बहुत जबरदस्त बेटा। और 1 से 1000 तक में 168। ये ठीक है बेटी?
ठीक है, आपको डायरेक्ट याद रह जाएगा तो आप याद रखिएगा। क्लियर है मेरे भाई? यहां तक चीजें पूछी जाती हैं, अक्सर पेपरों में पूछी हैं। मैं कह रहा हूं यहां तक समझ आ गई होगी। चले अब विद्यार्थी बात करते हैं, बहुत छोटी बात है। अभाज्य संख्याओं के बारे में बच्चों प्रश्न आ सकते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं बच्चे कि जिनके दो ही बच्चे हों, जैसे मैं एक ग्राफ बनाऊं, आपने देखा होगा हम लिखते थे जब छोटी क्लासों में थे, जैसे मैं लिखता था अम्ल और क्षार मंत्र लिखिए लिखते थे बेटा, तो एक बीच में लाइन खींच लेते थे, ध्यान है तुम्हें? तो इसी तरह अगर मैं तुमसे पूछूं अभाज्य संख्याएं इस कैटेगरी में आएंगी और भाज्य संख्याएं इस कैटेगरी में आएंगी। क्लियर है? जो लोग भाज्य होंगे मैं उन्हें इस कमरे में बिठाऊंगा और जो लोग अभाज्य होंगे मैं उन्हें इस कमरे में बिठाऊंगा। तो चलें विद्यार्थी बात करें, क्या जीरो इन दोनों कमरों में से किसी कमरे में एंट्री करेगा? -1, अरे बोला करो, -1, -5, -1.2 नहीं। चले अब मैं बात करता हूं कि दो, कितने बच्चे हैं दो के? सिर्फ दो? कोई दो नहीं बोलेगा, सिर्फ दो बोलेंगे। कितने बच्चे हैं? सिर्फ दो। और जिनके सिर्फ दो ही बच्चे होते हैं वो, तो क्या दो इस कैटेगरी में आएगी बेटी? 3, कितने बच्चे हैं? सिर्फ दो, तो क्या इस कैटेगरी में आएगी? 5, क्या इस कैटेगरी में आएगी? और बहुत संख्याएं जो इस कैटेगरी में आएंगी। क्या है? ठीक है। चले अब मैं तुमसे बच्चों पूछूं कि भाज्य जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हों, मोर देन 2 बच्चे, बात समझ आ रही है? मोर देन 2, 2 से अधिक बच्चे हों। जैसे आप मुझे बताइए 4 के बारे में क्या राय है? 4 के कितने बच्चे हैं? तो आप देखेंगे सिर्फ 3। 4 का एक बच्चा एक है क्या? 2 है क्या? 4 है क्या? तो क्या 2 से ज्यादा निकल गए क्या? तो अभाज्य में आएगा या भाज्य में? बहुत शानदार, 4। अच्छा 5 के बारे में क्या ख्याल है? इस कैटेगरी में आ गया। अच्छा 6 के बच्चे करेंगे, 6 के अगर बच्चों गुणनखंड करें तो 1 होगा क्या? 2 होगा। और 3 और 6 होगा या नहीं होगा? होगा। ये ठीक है। अब मुझे खुद बताइए क्या 6 इस कैटेगरी में आएगा? अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा। दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? जिनके 2 बच्चे होते हैं वो अभाज्य कहलाते हैं और जिनके 2 से ज्यादा होते हैं वो भाज्य। अब कई बच्चे क्लास में मुझसे पूछते हैं, बच्चों कई विद्यार्थी क्लास में मुझसे पूछते हैं कि सर 1 के बारे में क्या ख्याल है, 1 इस कमरे में बैठेगा या इस कमरे में बैठेगा? तो पहली बात तो ये है बच्चों कि 1 के बारे में मैं कहने के लिए तैयार तो हूं, क्योंकि ये पूर्णांक है और ये कैसा है? धनात्मक है। तो कहने के लिए तो मैं तैयार हूं सर, पर मेरे कमरे में नहीं बैठने दूंगा। क्यों? क्योंकि इसका ना तो 2 बच्चे हैं, अगर 2 होते तो इस कमरे में आसन ले लेता, अगर 2 से ज्यादा होते तो इनके साथ बैठ जाता, लेकिन इसके तो सिर्फ कितने पुत्रों की प्राप्ति हुई? तो क्या ये इस कमरे में बैठेगा? इस कमरे में बैठेगा? तो 1 को न तो कहूंगा भाज्य और न कहूंगा। अच्छा 0 को क्या कहोगे? पता नहीं कर सकते। और 1 के बारे में न भाज्य और न, 1 के बारे में कहना पड़ेगा क्या? न भाज्य न इस रूम में बैठने दूंगा और नहीं। मैं समझा पाया? पहला प्रश्न। 0 कैसी है? पता नहीं कर सकते। 1 कैसी है? न भाज्य न। अच्छा 2 कैसी है? अभाज्य। ये ठीक है। अच्छा दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अच्छा 4 कैसी है? भाज्य। तो अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। 4। हाँ या ना? बच्चों एक सवाल पूछूं, पूरे नंबर सिस्टम में, पूरे गणित में बच्चों ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य तो हैं और सम भी हैं? उसका नाम क्या है? शाबाश विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है 2। 2 पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ कैसी है? सम। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? एक सवाल लिखें बच्चों, छोटा सा एक सवाल लिखें, बच्चे। यदि सवाल लिखें विद्यार्थी, यदि सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग, यदि सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग
यदि सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग k है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग k है, तो बताइए दुनिया की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। यदि सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग k है तो दुनिया की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, k+2। ना समझ आई? बहुत शानदार विद्यार्थी। k+2 इसीलिए होगा कि दुनिया में सारी संख्याएं जो अभाज्य वो विषम ही तो हैं, और सभी विषमों का योग कितना है, k है। तो इसके अलावा अभाज्य में बच कौन सी गई, 2। तो अगर सभी का पूछेगा तो 2 और ऐड हो जाएगी, ये ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये पूछ लेता बच्चों, एक विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, मुझसे सुन लीजिए, वैसे ही लिखिए मत, कि यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग p है, सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है बेटा, सभी अभाज्य संख्याओं का योग अगर मैं कहूं विद्यार्थी p है, तो बताइए सभी विषम अभाज्य का योग क्या होगा, बोलिएगा। सभी विषम अभाज्य का योग क्या होगा बच्चे, p-2, क्योंकि इसमें 2 और चढ़ गई होगी, आपने आपकी बार निकाल के फेंक दी। सारी विषमी तो होती है सिर्फ 2 को छोड़ के। क्या मैं समझा पाया? अच्छा, अभाज्य संख्या के सिर्फ एक का नाम, अगली का नाम खुद से। क्या मैं समझा पाया? समझा पाया? ठीक है विद्यार्थी, एक सवाल लिखें जो अभाज्य पे पूछा गया सवाल, और वो बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, देखेंगे आपको आनंद आएगा। लिखिए सवाल, लिखे सवाल बच्चों, लिखे सवाल विद्यार्थी। 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 551 है। 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 551 है, क्लियर है। तथा अन्य 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1073 है। अन्य 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1073 है, जबकि इन तीनों संख्याओं में कोई एक संख्या कॉमन है, जबकि इन तीनों संख्याओं में कोई एक संख्या कॉमन है। तो बताइए वो तीनों संख्याएं क्रमशः कौन कौन सी हैं। तो बताइए वो तीनों संख्याएं क्रमशः कौन कौन सी हैं। विद्यार्थी करें, और आपका समय शुरू होता है अब। करें बच्चों, करें विद्यार्थी। ध्यान दें बच्चों, आप देखें बोर्ड पे, आंसर बोलिए कितना आया, 19, 29 और 37। शाबाश। अब आप देखें a इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 551, और b इंटू सी की वैल्यू, मैंने कहा बच्चों को 2 संख्याओं का गुणनफल 551 है और अन्य 2 संख्याओं का गुणनफल 1073 है, जबकि इन 4 संख्याएं आपको लगी, उनमें एक तो कॉमन ही है। क्या प्रश्न में ये मेंशन करा है? तो आप मुझे बताइए क्या इन दोनों में b कॉमन नहीं हो गया बेटा? बोला यार। अगर b कॉमन हो गया, और आप मुझे बताइए a और b अगर ये 2 संख्याएं दिखाई दे रही हैं, तो आप मुझे बताइए क्या ये 2 ही संख्याएं तो होंगी? क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसी हैं? क्या इन दोनों अगर अभाज्य हैं तो इनके पेट में कोई अन्य आ सकता है? नहीं। ठीक है, क्या ये दोनों भी अभाज्य हैं क्या? तो क्या इनके पेट में भी कोई आ सकता है? नहीं आ सकता। अब बच्चों अगर मैं a इंटू बी में अगर b इंटू सी का भाग लगा दूं, तो आप देखेंगे 551 और 1073, हाँ या ना? तो आप मुझे बताइए क्या 551 के पेट में भी बैठी होगी कि नहीं बैठी होगी, और इधर 1073 के पेट में भी बैठी होगी कि नहीं बैठी होगी? तो आप देखेंगे यहां से अगर b कटा तो यहां से भी b की वैल्यू कटेगी। तो आप बताइए 551 किससे कटती है? किसी अभाज्य संख्या का नाम बताइए जिससे कटती है, बोलिएगा। 29 से। 29 से कितनी बार बेटा? 19 बार। और ये बेटा 29, ये 29 से कितनी बार? 37 बार। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। अब आप देखेंगे बच्चों के यहां से आपने b काटा, काटा कि नहीं काटा, और यहां से आपने कौन 29 से कटी है, तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? और क्या सच्ची में 29 एक अभाज्य संख्या है? ठीक है, अब मुझे खुद बताइए a का गुणा 29 से होने पर 551 आ रहा है, और 29 ये पड़ी है, तो आप बताइए क्या a की वैल्यू डायरेक्ट 19 ना हो गई? और 19 का गुणा जब मैं 29 से करूंगा तो क्या 551 ना आएगा? नहीं समझ आई? ठीक है, अगर मुझे बताइए b की वैल्यू 29 है और a इंटू बी 551, तो क्या सच्ची में, और आप वैसे भी देख लीजिए a का मान कितना आ रहा है,
19। तो ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा 19। और आप मुझे बताइए 29 का गुणा सी से करने पर 1073 रहा है और बी की वैल्यू 29 है, तो आप बताइए सी की वैल्यू। तो क्या तीनों संख्या निकाल पाए बच्चे? क्या ये सवाल समझ आया? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है बेटा? चले विद्यार्थी, और किसी को कोई इस प्रश्न में डाउट? चलो पूछिए। चले लिख लेते हैं बच्चों, आप भी लिखें, लिखें विद्यार्थी, बोलिए। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं जो कि, लिखिए बच्चों स्पीड में लिखें थोड़ा सा, जो कि आरोही क्रम में विद्यमान हैं। पहली 3 का गुणनफल, जी बोलिए, 385 है जी। और अंतिम पहली 3, अच्छा 4 संख्याएं बच्चों ध्यान दीजिएगा, 4 कितनी संख्याएं बोली हैं? 4। पहली 3 का गुणनफल और अंतिम 3 का 1001 है जी। तो बताइए उनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? मैं प्रश्न पुनः रिपीट कर रहा हूं बच्चों। टोटल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, जिनमें जैसे बच्चों हम मान लें टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं? 4, ए बी सी और। अब बताइए पहली 3 का गुणनफल कितना है बच्चे? 385 है। अच्छा अंतिम 3 का गुणनफल कितना है? 1001 है बच्चों। क्या हाँ या ना? चले तो हमें बतानी है कि सबसे बड़ी, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, ये हमें बताना है, यही बताना है बच्चे। अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या ए अभाज्य है, बी अभाज्य है और सी भी? सी भी क्या बी अभाज्य है, सी अभाज्य है और डी भी? बहुत शानदार। अब मुझे खुद बताइए बच्चों, अच्छा जो बच्चा भाजकता पढ़ा है, जिसे भाजकता की बारीकियों की पता है, उस बच्चे को पता है कि 7 का गुणा 11 से करो, 11 का गुणा 13 से करें तो 7 × 11 × 13 ऐसा 1001 आता है। जिस बच्चे ने भाजकता को बारीकी से अध्ययन किया है वो इस सवाल को माइक्रो सेकंड में करके निकल जाएगा बच्चों, क्योंकि वो जानता है कि 7 × 11 × 13 आने पर 1001 आता है और 13 इज द लार्जेस्ट नंबर। लेकिन जो बच्चा पहली बार कंपटीशन में आया है, जो वनडे एग्जाम की मायना नहीं समझता, वो बच्चा इसे कैसे करेगा? आप मुझे खुद बताइए, अगर मैं एबीसी में बीसीडी का अगर भाग लगा दूं बच्चों, तो आप देखेंगे यहां कौन बैठी है 385 और यहां कौन बैठी है बच्चे 1001। बोलो तो सही। अब मुझे खुद बताइए, क्या 385 और बीसीडी बैठी है, क्या मैं इन दोनों में बी से बीसी काट दूं? तो बच्चों अगर बीसी यहां से गई है तो यहां से भी तो कुछ उठाएगी। अब मैंने एक पल के लिए मान लिया कि 385 को किससे काटूं, तो भाजकता वाला बच्चा ये जानता है कि 385 कंप्लीटली डिविजिबल है 5 से। क्या 5 से कटेगी? 5 से कटेगी कितनी बार बच्चे? 77 बार। तो क्या 5 × 77 करने पर 385 आता है? तो क्या मैं ये दावे के साथ कह पाया कि ए की वैल्यू कितनी है? 5। और अगर 77 के मैं फैक्टर करूं बच्चे, तो क्या 77 के फैक्टर 7 और 11 ही होंगे क्या? ना समझ आई? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? 11। आप मुझे बताइए, क्या मैं ए की वैल्यू 5 निकाल पाया, उसके आधार पर मैं ये समीक्षा कर पाया कि बी की वैल्यू हो जाएगी 7 और सी की वैल्यू 11? लेकिन बच्चे ध्यान दें, डायरेक्ट आंसर बोलने से पहले जरा सोचें, क्या वो वैल्यू यहां सेटिस्फाई कर पा रही है? तो आप मुझे बताइए, अगर मैं बी की वैल्यू 7 लिखूं और सी की वैल्यू 11 लिखूं, तो आप मुझे बताइए 7 के बाद 11 और क्या 11 के बाद सच्ची में 13 आती है क्या? और आप मुझे बताइए, क्या डी की वैल्यू 13 ही होगी क्या? आप मुझे बताइए, आपने 13 क्यों लिखी? क्योंकि वो सारी संख्याएं अभाज्य हैं और कैसे ऑर्डर में? आरोही क्रम में, क्रमांगत ऑर्डर में है, हाँ या ना? वो कैसे ऑर्डर में? आरोही क्रम में और क्रमागत हैं बच्चों। क्या ये ठीक है? तो अगर ये 7 है, ये 11 है और ये 13 है, तो क्या सच में 7 × 11 × 13 1001 होता है? और अगर तुम्हें भाजकता पढ़ी है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बच्चों भाजकता पे, अपने बहुत 1 1.5 2 घंटे की क्लास लेंगे, बहुत बारीकियों पे ध्यान देंगे भाजकता की पे। मैं पुनः कहता हूं, गणित पूर्णता के लिए बनाए, कंफ्यूजन के लिए नहीं बच्चों। आप सिद्धांतों पे काम करें। खैर ध्यान दें। तो आप मुझे बताइए, क्या इनका ऑर्डर 5 7 कौन कौन सा है बच्चों? 5 7 11 और 13, हाँ या ना? क्या मैं चारों अभाज्य संख्याएं निकाल पाया विद्यार्थी? अगर हम चारों अभाज्य संख्या निकाल पाए तो अब इनमें हमसे ऑपरेशन करा सकता है। बताइए सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग क्या है? बताइए सबसे छोटी और सबसे बड़ी में अंतर क्या है? बताइए चारों का योग क्या है? या कुछ भी आपसे करवा सकता है। क्या मैं आपको समझा पाया? ठीक है। भाज्य जो संख्या नहीं होती, फिर उसके स्थान पर आप क्या लिखोगे? अभाज्य। नहीं समझ आई? जैसे कोई जैसे मैंने कहा
24 है। अब 24 के 2 से ज्यादा ही बच्चे हो रहे हैं, तो फिर वो कैसी हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। और बच्चों मैं ये लिखा देता हूं, हेडिंग लगाइएगा, भाज्य संख्याएं। हेडिंग लगा लो, फिर छोटी सी एक स्मॉल हेडिंग, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या हेडिंग लगा लीजिए बच्चों। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक बच्चे हों या फैक्टर हों। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, दुनिया की सबसे छोटी भाज्य संख्या ये, ठीक है, बहुत शानदार, जबरदस्त बच्चों। मैं भाज्य और अभाज्य पर डील कर पाया? कोई सवाल है और कोई प्रश्न है? नहीं। चले अब बच्चों इसके एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, इसके अनुप्रयोगों पे काम करते हैं। अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, क्या आपने कभी आपेक्षित अभाज्य का नाम सुना है बेटा? आपेक्षित अभाज्य से बच्चों कई बार पेपर में सापेक्षित अभाज्य भी कह सकता है। हेडिंग लगा लें बच्चों, आपेक्षित अभाज्य या फिर सापेक्षित अभाज्य, और या इसे कह सकते हैं बच्चों रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम जिसे मैं शॉर्ट में कहता हूं बच्चों आरपी। फिर से सुन लीजिए, आपेक्षित अभाज्य लिखिएगा बच्चों, सापेक्षित अभाज्य या फिर इसे क्या कह सकते हैं? रिलेटिव प्राइम या आरपी। क्या होती हैं बच्चों रिलेटिव प्राइम? विद्यार्थी इस बात का ध्यान दें और अध्ययन करें बच्चों। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सी संख्याएं अपेक्षित अभाज्य में जाती हैं और कौन सी संख्याएं सापेक्षित अभाज्य में जाती हैं, या फिर कौन सी संख्याएं जो सहभाज्य हैं। इस वाली बात पर विद्यार्थी काम करें। देखिएगा बच्चों, जब अपेक्षित अभाज्य की बात आती है या सापेक्षित अभाज्य की बात आती है, तो मैं फिर कह रहा हूं कई एग्जामों में इसे सापेक्षित अभाज्य कह दिया है। अरे बोला करो आप। और कई एग्जामों में इसे अपेक्षित अभाज्य कह दिया है। जैसे मैं आपसे पूछूं 3 और 5, 3 और 5, आप मुझे खुद बताइए क्या 3 और 5 का मासापा 1 होगा क्या? कैसे होगा बेटा? आप देखेंगे 3 के बच्चे बोलिए और 5 के बच्चे। आप बताइए क्या इनमें कुछ भी कॉमन है क्या? और जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उनमें कॉमन कौन होता है? 1। तो आप देखेंगे इनका मासापा कितना आया? तो क्या ये सच्ची में रिलेटिव प्राइम है? ऐसी संख्याएं जिनका मासापा 1 आता हो, या फिर अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। और जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता बच्चों, वो सारी संख्याएं कौन सी होती हैं? अच्छा एक बात पूछूं, आप मुझे बताइए, एक चैप्टर आता है अनुपात समानुपात का, तो आपने देखा होगा कि कभी जिंदगी में आपने 50:55 लिखा देखा है? नहीं लिखा देखा। क्या भिन्न में कभी आपने 50/55 लिखा देखा है? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशंस हैं। क्योंकि भिन्न में जो संख्या लिखी जाएगी वो हमेशा अपेक्षित अभाज्य, या अगर अपेक्षित अभाज्य के बारे में किसी को नॉलेज नहीं है बच्चों, कई बार होता है एग्जाम सेंटर जो होता है विद्यार्थी इस बात का ध्यान ही नहीं रख पाता कि अपेक्षित अभाज्य क्या होती है, सहभाज्य क्या होती है। तो वो कई बार सहभाज्य को मद्देनजर रखते हुए ऑप्शन इस तरह के डालता है कि बच्चा ये डिसाइड ही नहीं कर पाता। अपेक्षित अभाज्य से ऑप्शन में नहीं मिलता। एग्जाम सेंटरों को इस वाली बात पे ध्यान देना चाहिए। क्लियर है बेटा? फिर देखें 50 और 55, 50 और 55 की जब मैं बात करूं बच्चों, तो 50 और 55 के बारे में मैं पूछूं कि क्या ये भिन्न में लिखी जा सकती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कट रही हैं। 10 और ये कितनी बार? क्या 10 और 11 लिखी जा सकती हैं? क्योंकि ये कैसी हैं? अपेक्षित अभाज्य। तो हमेशा याद रखिए बच्चों अनुपात। अच्छा ये 10 और अनुपात 11 का अनुपात भी बनाया जा सकता है क्या? तो विद्यार्थी ध्यान दें, अगर मैं पूछूं कि भिन्न में लिखी जाने वाली संख्याएं सदैव होती हैं, और ऑप्शन है बच्चों, पहली है अपेक्षित अभाज्य, ऑप्शन बी है बच्चों सापेक्षित अभाज्य। अपेक्षित अभाज्य और सापेक्षित अभाज्य तो बच्चों एक ही हैं। अपेक्षित अभाज्य पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन है सहभाज्य। तो किससे वरीयता ज्यादा मिलेगी? अपेक्षित अभाज्य। ये ठीक है। लेकिन अगर अपेक्षित अभाज्य ऑप्शन में है ही नहीं तो आप प्रोबेबिलिटी किसे दोगे? क्या ठीक है? चले मैं फिर बताता हूं अपेक्षित अभाज्य की डेफिनेशन। ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो इज कॉल्ड द अपेक्षित अभाज्य। दूसरी डेफिनेशन, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासापा इज कॉल्ड द अपेक्षित अभाज्य। दैट्स ऑल। समझ आई? समझ आई बेटी? चलें जैसे मैं तुमसे कुछ पूछ लेता हूं, आप मुझे बताइए कि क्या ये ठीक है? जैसे मैं आपसे पूछूं 15 और 17, क्या इनमें कुछ भी कॉमन है? नहीं। तो क्या ये रिलेटिव प्राइम होंगी बेटा? क्या आरपी में जाएंगी क्या? ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं 19 और 21, क्या इनमें कुछ भी कॉमन है?
तो क्या ये रिलेटिव प्राइम होंगे? ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट? अब अगली हेडिंग सजा लीजिए बच्चों, लिखिएगा सह अभाज्य संख्याएं। अगली हेडिंग सजाइएगा विद्यार्थी, सह अभाज्य संख्याएं। अगली हेडिंग सजाइए विद्यार्थी, सह अभाज्य संख्याएं। और अंग्रेजी में बच्चों इसे कहते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, सहअभाज्य संख्याएं और इसका अंग्रेजी का नाम है बच्चे को प्राइम नंबर्स। देखें विद्यार्थी, इस वाली बात की बारीकियों पर ध्यान देना आप। मैं फिर पूछता हूं तुमसे, अपेक्षित अभाज्य के बारे में मैं सिर्फ इतना कह के निकला था कि जिनका मासापा या जिनमें कुछ भी, मैं इतना कह के अपने घर चला गया और आप समझ गए कि इक्वल टू अपेक्षित अभाज्य। लेकिन सहअभाज्य के बारे में छोटी सी और एक और तकिया कलाम है जो आपको ध्यान रखना होगा। सहअभाज्य के बारे में परिभाषा तो वही है बच्चों, सेम टू सेम, कि जिनका मासापा, लेकिन इसमें कंडीशंस लगती है। जैसे मैं कहूं बच्चों 5 और 7, आप देखेंगे क्या ये संख्या का मासापा निकालें तो एक ही आएगा? क्या इनमें कुछ भी कॉमन है? नहीं। और जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता वो, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता वो सापेक्षित अभाज्य या अपेक्षित अभाज्य या रिलेटिव प्राइम। ठीक है, अब बच्चों क्या मैं इस संख्या को रिलेटिव प्राइम कह पाया? अब सहअभाज्य में एक्स्ट्रा क्या ध्यान रखना है, इस वाली बात पे विचार करें। आप इस संख्या को पूछिए जाके कि दीदी आप कैसी हो, तो ये जवाब देगी कि मैं कैसी हूं भैया, अभाज्य। आप इससे पूछिए बहन जी आप कैसी हो, तो ये भी कैसी है, अभाज्य। बस मेरी सहअभाज्य की शर्तें ये पूरी कर रही है। सहअभाज्य की शर्तें ये होती हैं कि उनका मासापा एक तो एक हो, दूसरी बात उनके घर जाके तुम्हें पूछना पड़ेगा कि बहन जी क्या तुम दोनों अभाज्य हो, और वो कहेंगी हाँ हम हैं, तो इज कॉल्ड द को प्राइम। बात मेरी समझ पाए? रिलेटिव प्राइम में क्या उनके घर जाओगे आप? लेकिन सहअभाज्य में उनके घर ना समझ आई? जैसे मैं पूछूं 11 और 13, क्या इनका मासापा एक है? लेकिन अगर मैं रिलेटिव प्राइम की तफ्तीश कर रहा हूं, मैं उसके बारे में जानकारी कर रहा हूं, तो क्या मैं इनके घर जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल घर नहीं जाऊंगा और मैं कह के निकल जाऊंगा इट्स कॉल्ड द रिलेटिव प्राइम। लेकिन अगर मुझसे आप ये जचवाओगे कि सर ये जांच के बताइए कि क्या ये सहअभाज्य हैं, तो पहली कंडीशन क्या उनका मासापा एक आना चाहिए? मेरा मतलब है उनको सर्वप्रथम क्या होना चाहिए, उसके बाद मैं कहां जाऊंगा? उनके घर। पूछिए बहन जी आप कैसी हो, अभाज्य। अभाज्य क्यों है? क्योंकि इसके सिर्फ, आप मुझे बताइए क्या बहन जी आप कैसी हो, क्या इन्होंने सहअभाज्य की कंडीशन पूरी कर ली? तो क्या ये को प्राइम नहीं कहलाएंगे क्या? विद्यार्थी बताएं, क्या ये ठीक है? चले, अगर बच्चों एक बात मैं तुमसे पूछूं, जैसे मैं एक बात पूछूं, आप मुझे बताइए 7 और 9, इनका मासापा निकालिए। इनमें कुछ भी कॉमन है? नहीं है। आप मुझे बताइए क्या ये रिलेटिव प्राइम है? अब इनकी तफ्तीश करके बताइए कि क्या ये सहअभाज्य हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाली बहन जी क्या बोल के चली गई, क्योंकि भैया मैं कैसी हूं, भाज्य कौन सी होते हैं? जिनके सिर्फ 2 बच्चे हो या 2 से ज्यादा हो? तो 9 के तो 2 से ज्यादा हैं। 9 के बच्चे हैं, 1, 3 और 2 से ज्यादा, मतलब कितने हो गए? 3। तो क्या ये भाज्य है? सॉरी, क्या ये अभाज्य है? ये कैसी है? तो क्या, अच्छा रिलेटिव प्राइम की कंडीशन तो पूरी कर दी, लेकिन क्या ये सहअभाज्य हो पाई? क्या ये सहअभाज्य हो पाई? नहीं हो पाई, क्योंकि सहअभाज्य में जब हम इनके घर पे इंक्वायरी के लिए गए तो इस संख्या ने क्या कर दिया, मना कर दिया। और ये क्या कह के चली गई कि भैया मैं कैसी हूं, और हमें किसकी रिक्वायर है? मेरी बात समझ पाए? तो बच्चों में एक छोटी सी क्वेश्चन, विद्यार्थी ध्यान दें, जो रीजनिंग पढ़ते हैं वो बच्चे ध्यान दें। अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम पूछ लूं, एक छोटा सा वेन डायग्राम बनवा लूं कि अपेक्षित अभाज्य में और सहअभाज्य में एक वेन डायग्राम बनाइए, एक आरेख बनाइए। तो बच्चों आप मुझे बताइए अपेक्षित अभाज्य का क्षेत्र व्यापक है, बड़ा है, या सहअभाज्य का व्यापक है? तो आप कहेंगे अपेक्षित अभाज्य का क्षेत्र बहुत है, क्योंकि अपेक्षित अभाज्य के लिए बहुत कंडीशंस नहीं है, हाँ या ना? तो आप मुझे बताइए अपेक्षित अभाज्य मैंने ये ले लिया बेटा, और अब मैं बात करूंगा सहअभाज्य की। सहअभाज्य की बात करूंगा तो मैंने पूछ लिया कि बेटा सहअभाज्य में थोड़ी कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो अपेक्षित अभाज्य से कम होती हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे अपेक्षित अभाज्य तो एग्री कर गया,
लेकिन सहवाज्य क्या कर गया, मना। ना समझ आई? तो अपेक्षित अभाज्य का क्षेत्र अधिक होता है या सहवाज्य का, और सहवाज्य का क्षेत्र छोटा होता है। अगर मैं तथ्यात्मक बात कर दूं बच्चों, टिक लगाने वाले प्रश्न बोल दूं, फॉर एग्जांपल, क्या सभी अपेक्षित अभाज्य संख्याएं सहवाज्य होती हैं? तो ये सही है गलत है? सभी अपेक्षित अभाज्य संख्याएं सहवाज्य होती हैं? नहीं होती। ये वाली बात कैसी है, गलत। क्योंकि आप देखेंगे अपेक्षित अभाज्य तो ये रही और सहवाज्य रही, तो इतनी बड़ी संख्या को ये संख्या अपने पेट में कैसे रख सकती है? ना समझ आई? तो सभी अपेक्षित अभाज्य संख्याएं सहवाज्य, बट एक और तथ्यात्मक बात है कि क्या सभी सहवाज्य संख्याएं अपेक्षित अभाज्य होती हैं? पक्का होती हैं सर। सहवाज्य तो बहुत वर्षों बाद होगी, उससे पहले तो वो आदि काल में अपेक्षित अभाज्य साबित हो जाएगी। तो दुनिया की प्रत्येक सहवाज्य संख्या पहले कौन होगी? मैं समझा पाया? मैं समझा पाया? अपेक्षित अभाज्य और सापेक्षित अभाज्य में जो बहुत बारीक सा अंतर है बच्चों, जो कम बच्चे इस वाली बात को पकड़ पाते हैं। क्या मैं डील कर पाया? ठीक है। अब बच्चों एक और नाम आपने सुना होगा, एक और नाम आपने सुना होगा, और उसका नाम है ट्विन प्राइम। हेडिंग सजा लीजिएगा विद्यार्थी, ट्विन प्राइम। बच्चे अगली हेडिंग लगा लें, अगली हेडिंग लगा लें विद्यार्थी, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चों युग्म अभाज्य। कुछ नहीं होता बच्चों युग्म अभाज्य, आपको आती है पहले से ही, मैं आपको एक बार बस दोहरान करा देता हूं। युग्म अभाज्य संख्याएं बच्चों वो होती हैं, या फिर मैं कहूं बच्चों ऐसी दो अपेक्षित अभाज्य संख्याएं जिनमें डिफरेंस कितने का हो, दो का। ऐसी दो, मैं फिर रिकॉल कर रहा हूं बच्चों, ऐसी दो अपेक्षित अभाज्य संख्याएं उनके बीच में डिफरेंस कितने का हो, इज कॉल्ड द ट्विन प्राइम, जुड़वा प्राइम या फिर युग्म अभाज्य। जैसे आप देखेंगे 7 और 9। पहली बात, क्या ये अपेक्षित अभाज्य है? क्या इनका मासापा एक है? इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और क्या सच में इनमें अंतर भी दो का है क्या? तो ये कौन सी कहलाएंगी? ट्विन प्राइम, युग्म अभाज्य कहलाएंगे। और आप देखेंगे बच्चों 11 और 13। पहली बात, क्या इनमें कुछ भी कॉमन है? जब कुछ भी कॉमन नहीं तो फिर वो कौन सी कहलाती हैं? और क्या सच्ची में इनमें दो का ही अंतर है क्या? तो फिर ये कौन सी हो गई? युग्म अभाज्य। किसी को बच्चों को कोई डाउट है? क्या ट्विन प्राइम समझा पाया? चले, अब किसी के पास कोई सवाल है ऐसे अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड? बोलिए जी, है सवाल किसी के पास? चलें तो फिर एक होमवर्क लिखा दूं बच्चों, फिर क्लास खत्म करेंगे। होमवर्क लिखा दूं विद्यार्थी, लिखें, एक सवाल लिखें बच्चे। और अपेक्षित अभाज्य वगैरह में कुछ बचाओ तो आप बता देना, है ना? वैसे कुछ छोड़ा नहीं मैंने, सारे एग्जामों के लेवल पर मैंने कवर कराया है विद्यार्थी। लिखिए, नेक्स्ट एक सवाल लिखें बच्चों, होमवर्क जो मैं कल की क्लास में कराऊंगा लिखें। लिखें विद्यार्थी, निशा निशा 4 अंकों की, निशा 4 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्याएं बना सकती है? निशा 4 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्याएं बना सकती है जिनके जिनके सभी अंक विषम हों? निशा 4 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्याएं बना सकती है जिनके सभी अंक विषम हों? और वो चाहती है कि संख्या में कोई भी अंक रिपीट ना हो, और वो ये चाहती है कि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो बताइए कुल कितनी धनात्मक संख्याएं ऐसी होंगी? तो बताइए कुल कितनी धनात्मक संख्याएं ऐसी होंगी? आज के लिए इतना ही बच्चों, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।